अब आप पहले मुझे बताओ, आज की क्लास में जहां पे हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज का, उसमें कौन कौन सा पार्ट मैंने आपको करा दिया? क्या मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट करा दिए? कितने कंसेप्ट थे? 6 या 4? 4 कंसेप्ट थे। पहला कंसेप्ट क्या था कि सर ये जनरल गाइडलाइंस है। पहला क्या था? ये जनरल गाइडलाइंस है। दूसरा मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस साइंस बेटा। तीसरा क्या था बेटा? टेक्निक। और चौथा लास्ट वैल्यूज बेटा। डन। ये 4 बातें मुझे समझ में आती है कंसेप्ट में बेटा। अगला हमने किया था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको एक और बात बोली थी, नेचर को एग्जाम में वो किस नाम से पूछ सकता है? इंपॉर्टेंस या फीचर? किसके नाम से पूछ सकता है इस नेचर को? अरे बोलो। वो आपको फीचर्स के नाम से पूछ सकता है बेटा। पहला क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ये सब करा चुका हूं। दूसरा जनरल गाइडलाइंस, कंसेप्ट से निकाल के लाए। तीसरा बेटा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये साइंस की तरह काम करता है। अभी जब हम लोग जाएंगे ना बेटा टेलर के पास, तो वो बताएगा ये बात, है ना। तीसरा सर फ्लेक्सिबल, कोई रिजिड रूल नहीं है, आप चाहो तो खुद से इसको बदल देना बेटा। अच्छा मैनेजर वो नहीं है जो पढ़ के आया है, अच्छा मैनेजर वो है जो काम करके आया है बेटा। मैं लाख टॉप करके चला जाऊं आईआईएम को, मैं आईआईएम को टॉप भी करके चला जाऊंगा ना, तब भी मुझे पता चलेगा मेरे सीनियर की सैलरी मेरे से ज्यादा है। क्यों? वो कहेगा कि वो टॉप तो आपने किया लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है रियल लाइफ का। अगला सर बिहेवियरल, ये आपके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। सर उसके बाद क्या? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक बार ये सेट हो जाए, इस काम पे ये वाला करना होता है, मैं करने लग जाता हूँ। फिर बेटा कंटिंजेंट मैनेजमेंट, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है मैडम, ये होगा तब ये होगा, ठीक। चलो सर, इसके बाद आज की क्लास में हमें करना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये आज की क्लास का एजेंडा है, लेकिन आज की क्लास का एजेंडा मैं आगे ले जाऊंगा कहां तक बेटा? मैं आज की क्लास का एजेंडा ले जाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ भी बेटा। आप हेनरी फेयोल तो याद कर लेते हो, लेकिन आप टेलर में आते आते दिक्कत करने लगते हो। मैंने अपने नोट में पहले टेलर साहब को रखा है। टेलर साहब का पूरा नाम क्या है? अरे फ्रेडरिक विंस्लो। अच्छा, इनको क्या माना गया है? फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक मिनट, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, ये क्या बोल रहे हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, आज की क्लास पहले हम लोग पॉइंट 4 करें फिर पॉइंट 3 करेंगे। चलो सर, मैं पहले कर रहा हूं पॉइंट 4 बेटा, जहां पे हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। निकाल लो बेटा, अपने पेज पे निकाल लिया। चलो सर, सबसे पहली बात बहुत जनरल है, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊं बस आप वैसे वैसे सुन लेना बेटा। पहली बात बेटा, मैडम मैं फिर से बोल रहा हूं, बस मैं आप मुझे सुन लेना, आज क्लास में आ जाएगा बेटा। पहला प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की पहली बात है, कहता है ये साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। सवाल, ये रूल ऑफ थंब क्या होता है? बेस्ड ऑन, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। बोला सर अभी तक हमें पता था कि मैनेजमेंट में उसको ज्यादा सैलरी मिलती है जिसके पास एक्सपीरियंस है। तुमने तो ये बात ही झुठला दी। तुम क्या कह रहे हो? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि साइंस की तरह काम करता है। सर मतलब बताता हूं, अंदर आओ सर। टेलर pioneered the introduction of method of scientific inquiry into द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। उन्होंने साइंस को निकाल के मैनेजमेंट के डोमेन में डाला। डोमेन का मतलब होता है सब्जेक्ट। प्रिंसिपल में डाला बेटा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में इन्होंने साइंस को लगाया बेटा। एज डिफरेंट मैनेजर वुड फॉलो देयर इंडिजीनियस रूल्स ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब जो वो करके आए वही लगाते हैं। इट इज बट अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्वियस दैट ऑल वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव। लेकिन सर जरूरी नहीं है कि जो वहां इफेक्टिव रहा होगा वो यहाँ भी इफेक्टिव रहा होगा। टेलर अपनी बात धीरे धीरे इस पॉइंट में कह रहे हैं बेटा। अभी तक 2 बात जनरल पॉइंट था, अब अगला। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। वो कौन सी है बेस्ट प्रैक्टिस? दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहां पे पहले स्टडी करो, एनालाइज करो। द मैथड सो डेवलप्ड शुड सब्सटीट्यूट किसको? रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन।
सर अगर आप चाहते हो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप स्टडी और एनालिसिस करोगे तो सर वो हट जाएगा, वो लगने लगेगा जो जरूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे की बात, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व क्या है सर? साइंस है क्या? साइंस पहले इन्वेस्टिगेट करता है सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड। मैंने एक बार भी ये बात नहीं बोली, मैंने एक बार भी, या टेलर ने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि तुम्हारा पिछला मेथड बेकार था, नहीं बोल रहा। वो कह रहा है आप अपने ट्रेडिशनल मेथड की पहले स्टडी करो, फिर देखो कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है और आप उसको लगा दो। अगर जो चल रहा था वही बेस्ट था, उसी को कंटिन्यू करो, लेकिन अगर कुछ और उससे बेस्ट है तब उसको लगाओ। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, स्मॉल, कितना स्मॉल? टेलर इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते समय कहते हैं कि एक ना बॉक्स कार है, बॉक्स कार का मतलब एक ऐसा ट्रक जिसके पीछे बहुत बड़ा बॉक्स होता है जहां पे सामान रखा हुआ है, वहां पे बहुत सारी लकड़ी के वुड्स रखे हुए। बोला उसको उठाने के लिए भी या उसको उससे निकालने के लिए भी आप साइंस लगाओ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं देखो, इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. टेलर ने इतनी छोटी बात के लिए भी साइंस लगाने के लिए बोला है। The more sophisticated the process, greater would be the saving. डन सर, सर पक्का पक्का मुझे बात समझ में आई। अब टेलर ने सीधा सीधा ये बोला कि आप अपने हर एक चीज में, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक चीज में साइंस को लगाओ। डन। साइंस क्या है सर? एक्सपेरिमेंट है। साइंस क्या है सर? स्टडी एनालिसिस है बेटा। डन। लास्ट में बेटा, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन इंटरनल एफिशिएंसीज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब वो लोग कहते हैं कि आज के टाइम पे लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके फीडबैक्स वगैरह के लिए। डन। पहला वाला पॉइंट समझ में आया? पहले वाले पॉइंट ने क्या बोला? अरे पहले वाले ने क्या बोला? साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब पास्ट एक्सपीरियंस होता है। अगला पॉइंट सर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये वाला पॉइंट मैं समझता तो था, खुद के एग्जाम में भी सिर्फ हेडिंग पढ़ के चला गया था लिखने के लिए, लेकिन बाद में समझ में आया था इसके अंदर का कंटेंट आना जरूरी है सर। ये हार्मनी का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं सद्भाव, हिंदी में कहते हैं सद्भाव। डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई झगड़ा। कहते हैं सर हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। किसके बीच में? मैनेजमेंट के बीच में? ना ना, इस पॉइंट ने बोला ही नहीं, बोला वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। ये बोलते बोलते तक पता है किसके अंदर तक चला गया? ये कह रहा है कि अगर आप अपने वर्कर के साथ, मैनेजमेंट को बोल रहा है, अगर आप अपने वर्कर के साथ हार्मनी रखोगे ना तो आपको ट्रेड यूनियन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रेड यूनियन क्या होता है? किसी कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब 500 एम्प्लॉय को अगर कोई दर्द है, किसी बात का मलाल है, तो क्या वो 500 के 500 मैनेजमेंट से आके बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो लोग आपस में मिलके एक आदमी को चुन लेते हैं या दो आदमी को चुन लेते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रेड यूनियन। और वो आके मालिक से बात करता है। डन, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन क्या वो एक्सप्लॉइट नहीं करता है? कई बार वो भी इंप्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, वो जाके मालिक से सेटिंग कर रहा होता है। बोला कि अगर आप हार्मनी लगाओगे ना तो हो सकता है ट्रेड यूनियन की भी जरूरत ना पड़े। अब सर मुझे कंटेंट तो पता चल गया, देखते हैं वो लिखता क्या। इसी लैंग्वेज में वो लिख भी रहा है। क्या लिखता है? लिखता है फैक्ट्री सिस्टम, लिख रहा है बेटा वो, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied that managers served as a link between the owner and the worker। ये मैनेजर ही है जो ओनर और एम्प्लॉय, ओनर और एम्प्लॉय मतलब वर्कर के बीच में एक तरीके से क्या कर रहा है? लिंक बना रहा है, मैनेजर बेटा। डन। अच्छा, कंपनी का ओनर कौन? शेयर होल्डर। कंपनी का ओनर कौन? शेयर होल्डर। सर ये मैनेजर्स कौन है फिर? मैनेजर कौन है? सर मैनेजर भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, लेकिन इनका काम है प्लानिंग करना, इंप्लीमेंट करना और देखना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन काम कौन करता है? अरे काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है वर्कर। मतलब मालिक को वर्कर से काम कराने के बीच में मैनेजमेंट को रखना पड़ा बेटा, और ये मैनेजमेंट इन दोनों के बीच में लिंक बनाता है। अब इन दोनों के बीच में लिंक अच्छा कब बनेगा? जब ये कैसा करे। आओ सर देखिए सर कैसा करे। सिंस एज मैनेजर दे हैड द मैंडेट
टू गेट वर्क डन। मैनेजर क्या चाहता है? मैनेजर चाहता है काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए, गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर। It should not be difficult for you to appreciate that there always existed the possibility of the kind of class conflict between the manager versus worker. अब एनसीईआरटी और टेलर मिलकर ये बात कंक्लूड कर रहे हैं, सर मैनेजर चाहता है काम हो जाए और वर्कर पागल थोड़ी है जो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में मैनेजर और वर्कर के बीच में कंफ्लिक्ट होना बहुत जायज है, होगा कंफ्लिक्ट। आगे क्या कहते हैं? अब टेलर ने क्या बोला? टेलर रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस कंफ्लिक्ट हेल्प्ड नन। इस लड़ाई से फायदा किसी का नहीं हो रहा, द वर्कर, द मैनेजर या द फैक्ट्री। बोला इस लड़ाई से ना मैनेजर का फायदा, ना वर्कर का फायदा, ना कंपनी का फायदा। ही एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। वो कह रहे हैं सर इतनी सी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कंप्लीट हार्मनी। बोथ शुड रियलाइज। अब कह रहे हैं बोथ, सर मैनेजर तो समझ रहा है, वर्कर नहीं समझ रहा, या वर्कर समझ रहे हैं, मैनेजर नहीं समझ रहे। टेलर कहता है समझाओ। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉय जरूरी है, एम्प्लॉय को ये बात समझनी पड़ेगी वर्कर को कि कौन जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। अगर ये दोनों इस बात को समझ जाएंगे तो क्या होगा? पहला, कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन आ जाएगा जी कंपनी में। दूसरा, मैनेजमेंट एंड वर्कर ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। तीसरा सर, ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। अब ट्रेड यूनियन करेगा ही नहीं स्ट्राइक। अगला, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर। लास्ट वन सर, सॉरी बिफोर लास्ट वन, एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू embrace the change for the good of the company। अच्छा आपको एक और बात बताता हूँ बेटा, क्या आपको पता है फॉर्च्यून 500 करके कंपनीज की लिस्ट आती है कि कौन सी कंपनी उस लिस्ट में टॉप में है? ये ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग होती है बेस्ट एम्प्लॉयर की, कि किस कंपनी का एम्प्लॉयर बेस्ट है। और ये वाला अवार्ड कई बार अमेजॉन के मालिक को मिला हुआ है। अब सर मालिक कैसा हो? अगर मालिक अच्छा है तो एम्प्लॉय भी अच्छे हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो बड़ी कंपनीज के जो मालिक है ना, ये पूरे पक्के मैनेजमेंट को पढ़ के आए हुए बहुत अच्छे से। इन्हें पता है कि ये एम्प्लॉय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट फिर भी वो उसके सामने इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। अनपढ़ नहीं है ये बड़ी कंपनी के सीईओ, ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार। ये टेलर वगैरह ये सब पढ़ के गए, इनको पता है क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। देखो, बोथ शुड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। अब अल्टीमेटली इस वाले पॉइंट में, कौन सा पॉइंट, हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड में, कंक्लूजन क्या निकलता है सर? कंक्लूजन ये निकला, अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन दैट ट्रू इंटरेस्ट ऑफ टू आर वन एंड द सेम। दोनों का जो इंटरेस्ट है सेम है। क्या सेम है? देखो, दैट द prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa। कंक्लूजन ये, टेलर मैनेजमेंट को ये समझाता है। अब वैसे भी ये चीज कौन पढ़ रहा है? मैनेजमेंट पढ़ रहा है कि वर्कर पढ़ रहा है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को समझाता है। मैनेजमेंट देखो, अगर तुम चाहते हो कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, तो ये बिना एम्प्लॉय के प्रॉस्पेरिटी के पॉसिबल नहीं है। आपको पहले अपने एम्प्लॉय को प्रॉस्पर करना पड़ेगा, तब कंपनी प्रॉस्पर होगी। सर एग्जाम्पल है कोई इसका? हाँ जी सर, एग्जाम्पल कहाँ पे? जापान में है सर। जापानीज वर्क कल्चर इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच सिचुएशन। किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। क्या होता है ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल? अब ये एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको गूगल से लेके आया। लिखा हुआ है नीचे की साइड, लिखा हुआ है, आओ। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप is a management style where a leader considers their subordinate part of a large and extended family। जहां पे लीडर क्या समझ रहा है? एम्प्लॉई को भी, वर्कर को भी फैमिली का पार्ट ही समझता है। ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। कहीं ऐसा देखा है कि जहां मालिक बैठा है वहीं एम्प्लॉय बैठा है, दोनों बैठ के साथ में चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है टेलर, क्या बोल रहा है?
बोल रहा है कंप्लीट ओपननेस। ओहो, जैसे आप और मेरे बिल्कुल कुछ छुपा हुआ नहीं है, मुझे सब पता है, बोलो बोल दूं अभी? नहीं सर, कंप्लीट ओपननेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर। इफ एट ऑल वर्कर गो स्ट्राइक, अब देखो सर जापान में क्या होता है, एग्जांपल देख लो बेटा समझ में आएगा। जापान में क्या होता है, अगर इंप्लॉइज को स्ट्राइक भी करना होता है ना, तो वो यहाँ के लोगों की तरह स्ट्राइक नहीं करते कि जाके धरने पे बैठ गए, रोड पे बैठ गए, नहीं सर। वो लोग हाथ में एक ब्लैक कलर का फीता बांध लेते हैं और स्ट्राइक कर रहे होते हैं, लेकिन काम कर रहे होते हैं। और वो तब तक बांध के रखते हैं जब तक मैनेजमेंट को शर्म ना आ जाए। कहते सर हम काम कर रहे हैं, देखो काम नहीं रोक रहे, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैक फीता बांध के काम कर रहे हैं। ये क्या साइन कर रहा है सर, हम स्ट्राइक पे हैं बट हम काम नहीं रोक रहे। देखो सर, इफ ऑल द वर्कर गो स्ट्राइक दे वियर अ ब्लैक बैज बट वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर। ओहो, नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम कर रहे हैं टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट। सर ऐसा तो कहीं और ही होता है, यहाँ नहीं हो रहा इंडिया में सर, जापानीज में हो रहा है। सर समझ में आई? अभी तक मुझे ओ मैडम साइंटिफिक मैनेजमेंट में दो बातें समझ में आ गई। पहली बात, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वहां पे बहुत जनरल में क्या लिखा हुआ था, स्टडी एंड एनालाइज। और सर उसके बाद हमने किया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे क्या बात बोला, किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर में। सर डन सर। अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट सर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर ये क्या होता है कोऑपरेशन का मतलब? ओए मैडम कल सुबह ना 6 बजे क्लास रखते हैं, शी इज रेडी, कहते सर आ जाएंगे। अगर मैं अपने आप की दिखाने लग जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं आना ही पड़ेगा तुमको, मैं नहीं जानता, सुबह 2 बजे क्लास है। 2 बजे सुबह होती है कोई? मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा, वो भी क्लास कहाँ रख ली, लाहौर में, आओ। समझ में आ रहा है क्या सर? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं रख नहीं रहा बेटा, कहीं आप पहुंच ही जाओ लाहौर, आओ। देयर शुड बी ए कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन। देखिए ना टेलर बार बार एक ही बात बोलता है, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, वो छोटा सा भी स्कोप नहीं छोड़ रहा। कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल इज एन, अब देखो, अब एक मिनट बेटा, एक कहीं ऐसा नहीं लगा ये हार्मनी वाला ही पॉइंट है? मैं बताऊंगा ना बेटा, टीचर मैं हूं, अजीब वाली लड़की है ये बताएगी, चल बता दे बहन। एक में हाँ, अब ये बच्ची हमें इंपॉर्टेंस और नीड का भी डिफरेंस बताएगी। हाँ बेटा आओ सर। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब सर मुझे ना कंफ्यूजन हो गया, अगर मान लिया एग्जाम में केस स्टडी आ गई, कहते हाईलाइट एनी 2 साइंटिफिक प्रिंसिपल, अब क्या करें मैडम, क्या करेंगे? कंफ्यूजन होगी, कह मैं तो दोनों लिख दूंगा, एनीवन है। आओ सर देखो, competition should be replaced by cooperation, both should realize that they need each other। मैं ना बेटा जिस कंपनी में आर्टिकलशिप करता था, मेरे ऊपर एक सीनियर थे और वहाँ का एक बॉस था, तो मेरे पास जो काम आता था ना वो देता था सीनियर। सीनियर मुझे कहता था प्रसन्नजीत ये कंप्लीट कर दो, मैं काम कंप्लीट करके उसको हैंड ओवर कर देता था। ध्यान से समझना, मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक, कहता ठीक है बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रसन्नजीत, मैं बहुत खुश कि मेरा सीनियर मेरे से बहुत खुश है। फिर वो बॉस के पास जाता था, मैं कहता था सर मैं भी चलूं क्या, मैं भी एक बार बॉस की शक्ल तो देख लूं कि आज बॉस की शक्ल कैसे। कहते नहीं नहीं तू बाहर है प्रसन्नजीत, बॉस बहुत गुस्से में, मैं मिल के आता हूँ। वो जाता आता बड़ी खुशी खुशी, मैं कहा सर क्या हुआ, कहता सर ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। मैं कहा सैलरी बढ़ा दी? मैं कहा सर मेरी, कहता तेरी भी बढ़ाएंगे किसी ना किसी दिन। फिर ऐसा चलता रहा, हर दिन उसकी सैलरी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। मैंने कहा सर एक दिन मैं भी जाऊंगा अंदर। जबरदस्ती मैं कैबिन में घुस गया, मेरा बॉस मेरे से कहता अरे आप यहाँ पे कर रहे हो, आप काम वाम तो करते नहीं कुछ। कैबिन में आ गए, मैं कहा काम नहीं करता, ये पिछले कई महीनों से जो आपकी ITRA फाइल हो रही है, ROC फाइल हो रही है, रिटने फाइल हो रही है, ये सारा कौन कर रहा है? कहता है ये वीरेश सर कर रहे हैं। मैं कहा वीरेश सर शर्म आनी चाहिए आपको यार, सब कर रहे हो आप? कहते हाँ कर तो रहा हूँ। मैं कहा ये बोलो करवा रहे हो, तो कहते करवाना भी तो टैलेंट है। मैंने बॉस से बोला बॉस ये तो करवा रहा, कहता हाँ यही टैलेंट है, काम करना इज नॉट टैलेंट, काम करवाना इज टैलेंट। कहता तुम तो काम करके इनको दे देते हो, लेकिन इनके अंडर में ऐसे तुम्हारे जैसे 10 लोग हैं, अगर ये काम करने लग गया तो एक ही काम हो पाएगा, ये 10 लोगों से काम कर रहा है इसलिए इसकी सैलरी बढ़ रही है। बस अगले दिन से मैंने भी काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं भी काम करवाऊंगा, लेकिन करवाऊं किससे, मेरे नीचे तो कोई हो। अभी समझे क्या?
मैनेजर और एम्प्लॉय, मैनेजर और वर्कर में डिफरेंस, वर्कर काम करता है और मैनेजर काम करवाता है, इसीलिए मैनेजर की सैलरी ज्यादा होती है। अभी समझ गए मुझे क्या बनना है? अबे मालिक बनना है, पागल, मुझे मालिक, अब वो मैनेजर बनेगी। आओ सर, अब भी सैलरी चाहिए। देखो मैं पहली बात सैलरी के लिए आपको पढ़ा नहीं रहा, हाँ बिजनेस होना चाहिए ऑब्वियसली। आओ सर, ऐसे बोल दूंगा फिर बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। आओ, लेकिन आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए कि अपने को क्या करना है। अबे कुछ नहीं हो सकता देश का बेटा। आ जाओ मैडम, आओ। फॉर दिस, एक मिनट बेटा, इससे पहले मैंने आपको करवाया था कंपटीशन शुड रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। आगे, फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर, एक मिनट बोला, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज। अगला, दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन, ये किसको रिवॉर्ड करने की बात हो रही है? वर्कर्स को। विच रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। अगला, they should be a part of management and if any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. Agla, at the same time workers should desist from going on strike and making unreasonable demand on the management. अब देखो, मैं जब टेलर से पूछ रहा हूँ ना, टेलर ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये किसके लिए बोल रहे हो? कहते हैं सर हाँ ये डिसिस्ट है, ये खराब करना, खराब करना। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो बेटा। अब यहाँ पे मैं मैनेजर से, टेलर साहब से पूछना, टेलर आप ये बात किसको बोल रहे हो, मैनेजर को या वर्कर को? कह रहा मैं दोनों को बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं दोनों को यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर मैनेजर तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, तुमने भी सपोर्ट करना है। सवाल क्या, वर्कर ये पढ़ के जाएगा? वर्कर तो पढ़ के नहीं जाएगा। इसका मतलब जब आप मैनेजर बनो तो आपको उसको बात पढ़ाना है। हाँ बेटा, आगे सर। In fact, when there will be open communication system and goodwill, there will be no need of even a trade union. अब इन्होंने याद बोली सर इस वाले पॉइंट में आके, क्या अगर सर कॉर्पोरेशन रहेगा तो आपका वर्कर मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात कर लेगा ना, ओपन कम्युनिकेशन है। अब उसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? ट्रेड यूनियन की। अगली बात, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, हम ऊपर पढ़ चुके हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल of management whereby the employer take care of the need of the employees would prevail as in the case of Japanese company. अभी एक मैंने बच्ची से पूछा कि क्या डिफरेंस है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, तो उसने क्या बोला? सर इंपॉर्टेंस और नीड का, यही तो बोला। अब सवाल है कि उसका डिफरेंस कैसा है? ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना मैनेजर के लिए वर्कर एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, उतना ही वर्कर के लिए मैनेजर इंपॉर्टेंट है। हम दोनों ही तो एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन यहां पे क्या बोला? मुझे नीड है, मुझे किसको? तुम्हारे कॉर्पोरेशन की। तुम्हें नीड है किसके? मेरे कॉर्पोरेशन की। तुम्हारा काम तभी होगा जब तुम मुझे बोलोगे, मेरा काम तभी होगा जब मैं तुम्हें बोलूंगा। अगली बात, अकॉर्डिंग टू टेलर there should be an almost equal division of work and responsibility between worker and management. मतलब अब मैं वर्कर को रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ। मैं वर्कर, अभी तक रिस्पॉन्सिबल कौन होता है कामों के लिए? मैनेजर होता है। लेकिन यहाँ पे टेलर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी डाल दो? वर्कर की, जो कि कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या करने के लिए, तो देखते हैं। All the day long the management should work almost side by side with the worker, helping, encouraging and smoothing the way for them. बेटा डन। अभी तक 3 पॉइंट हो गए। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगला सर, ये लास्ट पॉइंट है बेटा, ये लास्ट पॉइंट है। आप ना पहले इसकी बस कंक्लूजन पार्ट देख लो बेटा। कंक्लूजन पार्ट क्या है बेटा?
एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब किसकी एफिशिएंसी और किसकी प्रॉस्पेरिटी बेटा? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहां पे फिर से बात हो गई है वर्कर की और मैनेजर की, भूल जाते हो आप लोग। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल बोले तो कंपनी की, डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। तुम्हारा मैनेजर साला ही कॉम्पिटेंट नहीं है या तुम्हारा वर्कर ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो बात नहीं बनेगी। एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। पहली बार किसी ने ये बात बोली है बेटा, पहली बार किसी ने ये बात बोली है, नोट डाउन कर लेना। एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। पहली बार बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है हम सर सिर्फ कंपनी या मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए नहीं, हम यहाँ पे वर्कर के डेवलपमेंट की भी बात करते। मैंने बोला कैसे, देखो इन्होंने नीचे बताया बेटा, वर्कर ट्रेनिंग was essential also to learn the best method developed as a consequences of the scientific approach। कह रहे हैं सर अगर आप अपने वर्कर की ट्रेनिंग कराओगे, माना आपकी एम्प्लॉय आपकी कंपनी को फायदा होगा, मैनेजर्स को फायदा होगा, काम अच्छे से होगा, लेकिन इसमें उस वर्कर का भी डेवलपमेंट है। आगे, टेलर was of the view that concern for efficiency could be built in the right from process of employee selection। अब बोला कि सर अगर आप ये बात चाहते हो कि एफिशिएंसी बढ़े सबकी, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा बहुत शुरुआत से। शुरुआत कहाँ से होती है वर्कर की? सिलेक्शन से, रिक्रूटमेंट से। पहला, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। अभी तक होता था सिलेक्शन, अब क्या बोले? साइंटिफिक सिलेक्शन। अब सर ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा यार, ये ना आगे जाके पढ़ना, अभी बस आपको इतना सा पढ़ना है। किसी भी एम्प्लॉय का अगर सिलेक्शन करना है तो वो कैसे होना चाहिए? साइंटिफिक सिलेक्शन। अब साइंटिफिक सिलेक्शन के लिए मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अगर उनको अपनी कंपनी के लिए कोई बीटेक चाहिए या सीए चाहिए या इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वो उनसे उस डोमेन के सवाल ना पूछ के इमोशनल क्वेश्चन के सवाल पूछ रहे हैं। इमोशनल क्वेश्चन के सवाल कैसे कैसे? सवाल एक बार पूछ लिया कि मान लो आप एक बार अपने घर के रास्ते में हो, जा ही रहे हो, आपको दिखता है कि आपके घर से आपका दोस्त भागते हुए निकला है, आपके घर से आपका वो दोस्त आपको देख रहा है भागते हुए निकला है। आप सबसे पहले किसके पीछे दौड़ोगे? घर के पीछे या उसके पीछे? घर के पीछे। डन? पहली बात। दूसरी बात, घर में आ गए, पहला जवाब आपका सही है। अब दूसरा जवाब, आपको दिखता है आपके घर के अंदर आपकी बहन बिना कपड़ों के लेटी हुई है, अब क्या करोगे? अरे बोलो। वो जवाब देता है मैं उसको गोद में उठा लूंगा और खिलाने लग जाऊंगा। मैनेजर कहता है ऐसा क्यों? कहता है ऐसे 2 साल की है मेरी छोटी सी बहन है। उसने देखा अपने दिमाग से कैलकुलेशन आसान कर दी, ना तो दोस्त को फंसने दिया, ना घर को फंसने दिया, ना खुद फंसा। अगर वो कहता नहीं उसके पीछे पाऊँ, अब अलग से लॉ लगाओ, कौन सा लॉ लगेगा, क्या लगेगा, क्या हुआ? मेरी बात समझ के? चलो सर आगे। वर्कर असाइंड शुड सूट हीज और हर फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तुम पढ़ लिख के तो बहुत आए हो, तुम सीए बन के आगे मेरी कंपनी, दिमाग तुम्हारा बिल्कुल तेज, 50 ग्राम के हो तुम, रख ले क्या कंपनी में? अरे रख ले क्या, खिड़की खुली हुई है, पता चला नीचे चले गए हो तुम। इसीलिए बेटा हेल्थ पे भी ध्यान देना, सिलेक्शन पे। क्या क्या बोला? फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल। बेटा ये सब जो सवाल पूछे जाते हैं ना, क्या नाम है, इस तरीके के सवाल, ये आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए होता है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन चेक करने के लिए बेटा। टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। सबसे पहले क्या बोला बेटा? क्या हुआ आपका? साइंटिफिक सिलेक्शन हुआ। फिर सिलेक्शन में आपका क्या क्या देखा गया? फिजिक्स, मेंटल और इंटेलेक्चुअल देखा गया, और उसके बाद आपको क्या दी गई बेटा? ट्रेनिंग। अब इससे क्या होगा? एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। इससे फायदा किसके हुआ? दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। सर यहाँ पे आपका खत्म होता है। सर क्या खत्म होता है आपका? यहाँ पे खत्म होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा इसके अंदर टोटल कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज एंड हर
बात है सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।